Alright, so chapter 22 is the nature of operations और operations department basically जो है वो आपका गुड बनाने में जो है वो आपकी हेल्प करता है। और इसका काम होता है कि सारे इनपुट्स को, सारे लैंड लेबर और कैपिटल को जो है वो कंबाइन करना और प्रोसेस करना ताकि आपके आउटपुट बन सके विच आर योर गुड्स एंड सर्विसेज। Now, the objectives of operations department, number one, efficiency of production. Efficiency का मतलब होता है keeping cost as low as possible and which can provide the business with competitive advantage. तो कॉस्ट कम से कम रखना, कॉस्ट कम से कम रखेगा बिजनेस तो जाहिर सी बात है उसको एक competitive एडवांटेज मिलेगा और वो लो प्राइस चार्ज कर सकते हैं फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। सेकेंडली, टू मेंटेन द क्वालिटी, आप क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाओ। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का यही काम होता है कि वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाए। एंड देन फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन, दैट मीन्स कि आप जो है वो अपनी प्रोडक्शन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन लेकर आओ। फ्लेक्सिबिलिटी इज बेसिकली कि आप एक से ज्यादा काम कर सकते हो और इनोवेशन इज बेसिकली आप नए जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज बना सकते हो। मूविंग ऑन टू द प्रोडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। अब ऑपरेशंस डिपार्टमेंट बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस फॉलो करता है। दैट इज वो इनपुट्स को कन्वर्ट प्रोसेस करता है और प्रोसेस में वो वैल्यू एडिशन करता है दैट टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वुड की बात करूं तो वुड इज अ रिसोर्स विच इज एन इनपुट। वो वुड जो है वो उसमें वैल्यू एडिशन करता है एक बिजनेस। लेट्स सपोज उस वुड से वो चेयर्स बना रहा है, सही है। तो वो चेयर का शेप दे रहा है वुड को। तो दैट इज बेसिकली द प्रोसेस जिसमें वो वैल्यू एडिशन कर रहा है और बेसिकली चेयर्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। और उस वुड से जब चेयर्स मैन्युफैक्चर करेगा उसमें वैल्यू एडिशन देगा तो फाइनल प्रोडक्ट आपका चेयर्स जो है वो बन जाएगा। और वो चेयर जो है वो फिर कंज्यूमर्स उसको इस्तेमाल करेंगे, या कंज्यूमर्स या दूसरे बिजनेसेस जो भी। तो बेसिकली ऑपरेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो आपका करता है क्या, ऑपरेशन डिपार्टमेंट वो एडेड वैल्यू वैल्यू ऐड करता है गुड में। ये हम लोग यूनिट वन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एडेड वैल्यू होता क्या है। सो एडेड वैल्यू इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग रॉ मटेरियल एंड योर सेलिंग प्राइस। आपका रॉ मटेरियल और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं सिंपली एडेड वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर एक चेयर जो है वो लेट्स सपोज $30 की सेल हो रही है मार्केट के अंदर और उसका जो मटेरियल की कॉस्ट थी वो थी लेट्स सपोज $10। सो द चेयर मैन्युफैक्चरर हैज एडेड अ वैल्यू ऑफ $20 इन द चेयर बिकॉज वो $10 वाली चीज he is unable to sell it at $30 because he has worked on that raw material and he has made it increased it by the value of $20. So the degree of value created, or now how much value can be created in a particular input, depends on the design of the product. If your design is complex, अगर मुश्किल डिजाइन बना रहे हो, आप मुश्किल डिजाइन का प्रोडक्ट बना रहे हो, सही है, so your value added will be very low, ठीक है। So value added will be very low. However, if your design is easy to understand and easy to interpret, then your value addition will be high. तो अगर आपका आसान डिजाइन है, सही है, कोई इतने उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो आपको वैल्यू एडिशन हाई हो सकता है उसके अंदर। देन द एफिशिएंसी विद विच द इनपुट रिसोर्सेज आर कंबाइंड एंड मैनेज्ड। अब मैनेजर्स जो है वो कितनी एफिशिएंसी से आपके इनपुट रिसोर्सेज को कंबाइन और मैनेज कर रहे हैं। दैट मीन्स वेस्टेजेस बहुत मिनिमम है। आप जो है वो कम वेस्टेजेस कर रहे हो, प्रोडक्शन करते हुए बहुत मिनिमम वेस्टेजेस कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी जो है वो वैल्यू एडिशन क्रिएट होगी बिकॉज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी लेस। आप कम कॉस्ट में ज्यादा यूनिट आउटपुट बना सकते हो, सो आपकी एडेड वैल्यू भी उसमें इंक्रीज हो जाएगी। फिर बीइंग एबल टू कन्विंस कस्टमर्स टू पे मोर, सही है। आप अपनी जो है वो एडेड वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो बाय कन्विंसिंग द कस्टमर्स टू पे मोर। कस्टमर्स जो है वो ज्यादा पैसे देंगे तो डेफिनेटली आपको सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा। सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा तो आपकी एडेड वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ठीक है। सो दीज आर द थ्री डिग्रीज टू विच द वैल्यू एडेड कैन बी इंक्रीज्ड। मूविंग ऑन टू रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्सेज की भी हम लोग ने यूनिट वन में बात कर चुके हैं कि लैंड क्या होता है। ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं जैसे क्रूड ऑयल, गैस वगैरह, ये सारी चीजें आपको जो है वो लैंड से मिल रही होती हैं। तो लैंड होता है आपका सारे जो आपको नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर उसके बाद है लेबर। लेबर क्या होता है, लेबर इज बेसिकली वो लोग होते हैं जो आपको अपनी सर्विसेज देते हैं। तो लेबर भी एक इनपुट होता है जो आपको अपनी स्किल्स, मेंटल स्किल्स और फिजिकल स्किल्स दे रहा होता है, प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि आप गुड या सर्विस बना सको।
फिर थर्ड इज कैपिटल, एंड कैपिटल इज refers to the tools, the machinery, the computers and the equipment and even the money that is invested into the business। सही है। और तो ये आपका जो है वो बेसिकली कैपिटल होता है। अब कैपिटल दो तरीके के होते हैं, एक तो आपका टूल्स, मशीनरी, कंप्यूटर और इक्विपमेंट होता है, और एक होता है आपका इंटेलेक्चुअल कैपिटल। नाउ व्हाट इज इंटेलेक्चुअल कैपिटल? सो इंटेलेक्चुअल कैपिटल इज इनटैंजिबल कैपिटल, मतलब इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, ऑफ अ बिजनेस, that includes human capital। human capital मतलब you have well trained and knowledgeable employees, तो ये आपका human capital होता है। structural capital, that is you have a strong database and information system, कि आपके पास consumers का बहुत सारा data available है। and relational capital, that is you have good links with your supplier and your customer। so basically intellectual capital जो है वो combination है तीन कैपिटल, तीन चीजों का। क्या क्या? human capital, that means you have knowledgeable employees, plus structural capital, that means you have a good database system, and then third is relational capital, that means you have good relations with your customers and suppliers। Moving on to the production and productivity। सही है। अब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्रोडक्शन इज बेसिकली सिंपली कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। जब बिजनेस जो है वो इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करता है ना, व्हेन इनपुट्स आर बीइंग कन्वर्टेड टू आउटपुट्स, दैट प्रोसेस इज सिंपली नोन एज प्रोडक्शन प्रोसेस। सही है। एंड लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट द बिजनेस प्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस ए है, बिजनेस ए 1000 यूनिट्स बना रहा है, तो आई कैन से दैट इसका जो प्रोडक्शन लेवल है वो 1000 यूनिट्स का है। बिजनेस बी जो है वो लेट्स सपोज 2000 यूनिट्स बना रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो बिजनेस बी है इसका प्रोडक्शन लेवल 2000 का है। सही है। तो दिस इज नोन एज सिंपली लेवल ऑफ प्रोडक्शन। मूविंग ऑन टू प्रोडक्टिविटी। सही है। अब प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट्स टू इनपुट्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। एग्जाम्पल आउटपुट पर वर्कर पर टाइम। तो बेसिकली प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट्स टू इनपुट्स। आप कितना इनपुट डाल के कितना आउटपुट बना रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि भाई मैं अगर एक लेबर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही है, और एक लेबर जो है वो मुझे अराउंड 10 यूनिट्स बना के दे रहा है, सो आई कैन से दैट दिस इज माय लेबर प्रोडक्टिविटी, कि मैंने अपने जो इनपुट दे रहा हूँ, मैं जो लेबर का इनपुट दे रहा हूँ उससे मैं 10 यूनिट्स बना रहा हूँ। तो दैट इज सिंपली माय लेबर प्रोडक्टिविटी। ठीक है। So the ratio of outputs to inputs during production, example output per worker per time। अब दो तरीके के प्रोडक्टिविटी होती है, एक होती है लेबर प्रोडक्टिविटी और एक होती है कैपिटल प्रोडक्टिविटी। बेसिकली लेबर प्रोडक्टिविटी आपका सिलेबस का पार्ट है, कैपिटल प्रोडक्टिविटी जो है वो अब नहीं पूछा जाता इतना, और ये अब सिलेबस का पार्ट भी नहीं है आपके। तो टोटल आउटपुट अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, सही है, दैट इज योर लेबर प्रोडक्टिविटी। लेट्स सपोज इफ बिजनेस ए has is producing a 1000 output। सही है। 1000 यूनिट का आउटपुट बना रहा है, एंड उसके जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो 10 है। तो बेसिकली एवरी वन एम्प्लॉय इज प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स। सो दिस इज द लेबर प्रोडक्टिविटी ऑफ बिजनेस ए। ठीक है। Now, basically, the higher the productivity levels, the more efficient is the business। For example, आपको कम लेबर रखना पड़ेगा। आप कम लेबर रखोगे, जितना लेबर एफिशिएंट होगा उतना कम लेबर रखना पड़ेगा, और उतना ज्यादा, उतनी कम आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही होगी। So the more efficient your labor is, the less cost of production the business will incur। So basically आपको जो है वो अपनी productivity levels को बढ़ाना चाहिए। और वो प्रोडक्टिविटी लेवल्स जो है वो आप कैसे बढ़ा सकते हो? हाउ कैन यू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ योर एम्प्लॉयज और योर मशीनरी? नंबर वन, इम्प्रूव द ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ टू रेज स्किल लेवल्स। आप स्टाफ को ट्रेन कराएंगे, स्टाफ की स्किल्स को इंक्रीज करेंगे, तो आपकी जो है वो प्रोडक्टिविटी लेवल्स इंक्रीज होंगे। फिर इम्प्रूव वर्कर मोटिवेशन। सही है। वर्कर को मोटिवेट करेंगे तो वर्कर जो है वो ज्यादा जो है वो दिल से काम करेगा, और आपका जो स्टाफ है वो मोटिवेटेड रहेगा और ज्यादा आउटपुट बनाएगा। परचेज मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस इक्विपमेंट। इफ यू विल परचेज मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस इक्विपमेंट, देन योर कैपिटल प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। फिर मोर एफिशिएंट मैनेजमेंट, आपकी एफिशिएंट मैनेजमेंट होगी, जैसे टाइम ऑन टाइम सारी चीजें हो रही होंगी, दैट मीन्स कि रॉ मटेरियल टाइम पे आ रहा है,
सारी चीजें टाइम पे हो रही हैं, सही है। तो व्हेन देयर इज एफिशिएंट मैनेजमेंट, सो योर टास्क विल बी डन ग्रेटली एंड योर प्रोडक्टिविटी लेवल विल आल्सो इंक्रीज। हाउएवर, प्रोडक्टिविटी लेवल हमेशा बढ़ाना इज नॉट द आंसर, इज नॉट द सोल्यूशन, सही है। जरूरी नहीं है कि प्रोडक्टिविटी लेवल आपका इंक्रीज होगा तो आप जो है वो बेनिफिट ही बेनिफिट करोगे, ऐसा जरूरी नहीं है, सही है। देयर आर आल्सो सम ड्रॉबैक्स। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी डज नॉट गारंटी बिजनेस सक्सेस। जरूरी नहीं है कि आप प्रोडक्टिविटी लेवल्स बढ़ाओगे तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। इफ यू विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी लेवल, इट्स नॉट नेसेसरी दैट योर बिजनेस विल हैव मोर अमाउंट ऑफ सेल्स और मोर अमाउंट ऑफ सक्सेस, सही है। Secondly, greater effort and contribution from workers to increase productivity could lead to much higher wages demand. अगर आपके वर्कर्स जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल्स को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो जब ज्यादा काम करेंगे या उनको दिख रहा है कि पहले मैं 10 यूनिट बनाता था, अब मैं 15 यूनिट्स बना रहा हूँ, तो डेफिनेटली इफ ही इज इंक्रीजिंग हिज अमाउंट ऑफ वर्क, सो द वर्कर विल आस्क फॉर मोर मनी, हायर वेज डिमांड करेगा। फिर ऐसा भी होता है कि इफ योर सेल्स डू नॉट इंक्रीज एंड द वर्कर्स कीप ऑन इंक्रीजिंग देयर आउटपुट, so this will the workers will presume that they are, if they will feel that they are still unemployed. Why? Because the extra effort which they are putting in is not gaining anything। मतलब जो extra, for example, 100 यूनिट्स जो है वो आपका एम्प्लॉय बना रहा है और वो एडिशनल 10 यूनिट्स बनाता है, तो प्रोडक्टिविटी उसकी इंक्रीज हो जाती है, ही मेक्स एडिशनल 10 यूनिट्स। हाउएवर, ये जो एडिशनल 10 यूनिट्स हैं, सही है, ये जो है अनसोल्ड रह जाते हैं एट द एंड ऑफ ईयर, अनसोल्ड रह जाते हैं। तो व्हाट विल हैपन कि जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के वर्कर ने 10 यूनिट्स बनाए, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। दैट मीन्स उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हुई, वो अभी तक 100 यूनिट्स पे ही काम कर रहा है। सो बेसिकली ये जो एडिशनल 10 यूनिट्स इसने बनाए, तो ये फायदा नहीं हुआ इसका कोई। तो ये वर्कर जो है वो फील करेगा कि ही वॉज अनएम्प्लॉयड, जितना भी टाइम इसने एक्स्ट्रा काम करा वो उसको उसने कुछ भी फायदा नहीं दिया। Now moving on to the difference between effectiveness and efficiency. Effectiveness और efficiency का क्या difference होता है? Efficiency is producing the output at the highest ratio of output to input. So efficiency ये होता है कि जब आप lowest possible cost में प्रोडक्शन कर रहे हो, सही है, तो आपकी एफिशिएंसी अचीव होती है। सो बेसिकली आप लोएस्ट इनपुट, मतलब कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बना रहे हैं, सो दैट मीन्स योर वेस्टेज आर लो, योर कॉस्ट इज लो एंड यू आर प्रोड्यूसिंग एफिशिएंटली। एंड इफेक्टिवनेस इज डिफरेंट। इफेक्टिवनेस में एक चीज आ जाती है, दैट इज मीटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज बाय यूजिंग इनपुट्स प्रोडक्टिवली टू मीट द कस्टमर नीड्स। आप जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी जो है वो ध्यान में रखते हो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, सही है। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल, अगर इफेक्टिवनेस की बात करूं मैं, तो बिजनेस इफेक्टिवनेस कब अचीव करेगा? व्हेन द बिजनेस हैज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सीएसआर, कि भाई हम लोग जो है वो प्रोडक्शन तो करेंगे बट बीइंग एथिकल इज आवर ऑब्जेक्टिव। तो ये, सो वी विल ट्राई टू रिड्यूस आवर कॉस्ट, वी विल प्रोड्यूस बट वी विल आल्सो अचीव द बीइंग एथिकल, और वी विल आल्सो अचीव द टैग ऑफ सीएसआर, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। तो ये बिजनेस का जो है वो एथिकल होना, सही है, या उस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव करना, तो दैट इज सिंपली योर इफेक्टिवनेस। तो ये कि आप गुड्स बनाते हो लेकिन साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव भी अचीव करते हो। हाउएवर, एफिशिएंसी में सिर्फ जो मेन कंसर्न होता है वो होता है टू अचीव द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, दैट इज के इनपुट कम से कम और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा। सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन इज बेसिकली कि जब आप जो है वो ऐसे मेथड इस्तेमाल करते हो या आप जो है वो प्रोडक्शन करते हुए, यू ट्राई टू यूज यू टेक सस्टेनेबल मेजर्स सो दैट योर प्रोडक्शन डज नॉट अफेक्ट द फ्यूचर जनरेशंस, सही है। तो सस्टेनेबल इज वन ऑफ द की बिजनेस इश्यूज ऑफ द 21st सेंचुरी। तो आजकल के दौर में सस्टेनेबिलिटी बहुत ज्यादा उस पर जो है वो काम करा जा रहा है, क्योंकि ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न अबाउट पोल्यूशन, climate change has put pressure on businesses to clean up their operations. So sustainability is basically working in such a way that your environment or your surroundings are not harmed. Instead, you should take care of them and they are
sustainable. So business are becoming increasingly focused on achieving sustainability of operations. Now, how can this be done? Now, sustainability of operations can be achieved when the business reduces its energy and carbon emissions. जो प्लांट में से आपका स्मोक निकलता है, जो फ्यूल एमिशंस होते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए आप जो है वो एनर्जी का उस एनर्जी एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए व्हाट यू कैन डू, उसको करने के लिए जो है वो आप ग्रीनर मेथड्स, ग्रीनर प्रोडक्शन मेथड्स लेकर आते हो। सही है, आप लेटेस्ट इक्विपमेंट लेकर आते हो ताकि आप जो है वो अपने फ्यूल एमिशंस को कम कर सको। जैसे आजकल के दौर में आप देखें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्यों आ रही हैं इतनी ज्यादा, क्योंकि गाड़ियों जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिड्यूस द फ्यूल एमिशंस ऑफ द वर्ल्ड by reducing the use of plastic और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल केएफसी आज से 10 साल पहले केएफसी यूज्ड टू यूज प्लास्टिक बैग्स फॉर गिविंग द पार्सल्स। हाउएवर टुडे केएफसी यूजेस पेपर बैग्स। और मेजॉरिटी आप देखें कारफोर वगैरह यहाँ पे चले जाएं तो यहाँ पर भी जो है वो आपके जूट बैग्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं टू टेक योर शॉपिंग होम। तो इस तरीके से जो है वो प्लास्टिक का यूज जो है वो काफी कम हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो सराउंडिंग्स को डैमेज करता है। जो प्लास्टिक है वो बेसिकली वो डिग्रेडेबल नहीं होता। सही है, तो प्लास्टिक जो है वो सराउंडिंग को पोल्यूट करता है। सही है, और इवन प्लास्टिक जो है वो सी लाइफ को भी हार्म करता है। तो अब देखें ज्यादातर जो बिजनेस है, इवन नेस्ले का जो जूस है, नेस्ले के जूस में पहले प्लास्टिक का स्ट्रॉ आता था, अब पेपर स्ट्रॉ आ रहा है। देन यूजिंग रिसाइकल मटेरियल से प्रोडक्शन करना। जैसे एडिडास है, एडिडास रिसाइकल बॉटल से जो है वो शूज बना रहा है। रिसाइकल जो मटेरियल है, फेंडी एक ब्रांड है, बेसिकली वो एसेसरीज जो है वो अपनी ज्यादातर रिसाइकल मटेरियल से बना रहा है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स दैट आर रिसाइक्लेबल। तो ये तो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओ जो रिसाइक्लेबल हो। सही है, मतलब आप उनको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप पेपर बना रहे हो तो यू मेक श्योर दैट पेपर इज रिसाइक्लेबल। इफ यू आर मेकिंग अ एल्यूमिनियम कैन, you make sure that aluminum can is recyclable. By reducing waste from operations, you can also create sustainability by reducing your waste from operations. आप जो है वो अपने wastages reduce करें, आप production process अपने बेहतर करें ताकि आपकी sustainability आए operations के अंदर। And buying from suppliers who use sustainable materials and processes, आप जो है वो सस्टेनेबल सप्लायर्स का इस्तेमाल करें, मतलब वो सप्लायर जो सस्टेनेबिलिटी का ख्याल कर रहे हैं, वो सप्लायर जो एनवायरनमेंट का ख्याल कर रहे हैं, यू बाय फ्रॉम देम। So why are business making operations more sustainable? Why is a business doing all of this? Businesses must comply with strict या तो laws आपके strict हो गए कंट्री के अंदर, so business must comply with that. प्रेशर ग्रुप एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई है आपकी कंट्री में, तो बिजनेस को उसके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि वरना वो एक्सपोज कर देंगे आपको। Then businesses need to fulfill senior manager commitments और corporate social responsibility. बिजनेस के मैनेजर्स का ऑब्जेक्टिव है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबल होने का। फिर सस्टेनेबल ऑपरेशन गेन्स पॉजिटिव पब्लिसिटी, एक पॉजिटिव पब्लिक इमेज बन जाती है और उसको आप फिर एडवर्टाइज भी कर सकते हो कि भाई हम लोग जो है वो सस्टेनेबल है और हम लोग जो है वो फ्यूचर का ख्याल रख रहे हैं। फिर मोर सेल्स आर लाइकली एज कंज्यूमर्स प्रेफर ग्रीनर एंड मोर सस्टेनेबल प्रोडक्ट। तो वो कंज्यूमर्स जो ग्रीनर प्रोडक्ट चाहते हैं कि ग्रीनर प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, तो वो कंज्यूमर्स जो है वो फिर आपका प्रेफर करेंगे ज्यादा ग्रीनर प्रोडक्ट्स। नाउ मूविंग ऑन, बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीजिंग सस्टेनेबिलिटी। अब सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज कैसे होती है? सस्टेनेबिलिटी कैन बी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग एनर्जी, ठीक है, यूज कैन रिड्यूस एनर्जी कॉस्ट। तो आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कम इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कम इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो है वो सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। देन रिड्यूसिंग यूज ऑफ प्लास्टिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, यूजिंग रिसाइकल्ड मटेरियल्स, रिड्यूसिंग वेस्ट फ्रॉम ऑपरेशंस, ये अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया सारे। फिर मेकिंग रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स दैट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। Buying from sustainable suppliers help to ensure that operations are sustainable and minimizes the risk of bad publicity. तो आप जो है वो sustainable suppliers से भी परचेज कर रहे हो ताकि आप जो है वो bad publicity से बच सको। However, increasing sustainability might require capital investment. आपको और ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सही है, इफ यू आर इंक्रीजिंग योर सस्टेनेबिलिटी, more environmentally friendly materials could cost more and may not protect or preserve good as effectively as plastic.
तो अगर आप रिसाइकेबल मटेरियल वगैरह लेंगे, जैसे पेपर बैग वगैरह है, कि पेपर बैग वगैरह इट माइट बी मोर एक्सपेंसिव देन प्लास्टिक। फिर रिसाइकल मटेरियल्स माइट नीड टू बी क्लीन और प्रोसेस्ड। रिसाइकल मटेरियल का एक और प्रोसेस आ जाता है कि आपको उसको क्लीन करना पड़ता है, और बहुत सारे कस्टमर जो है वो फिर रिसाइकल्ड मटेरियल का प्रोडक्ट खरीदते भी नहीं है। Might need to be clean and processed before use. फिर increasing sustainability might need investment in worker training and more accurate equipment. तो वर्कर को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी कि वो सस्टेनेबल इक्विपमेंट उसको इस्तेमाल करना आए। फिर सप्लाईज फ्रॉम सस्टेनेबल सोर्सेज माइट बी मोर एक्सपेंसिव। तो जो सप्लाईज आप सस्टेनेबल सोर्सेज से खरीदेंगे, वो सप्लायर आपको शायद वो चीजें महंगी सेल करे, बिकॉज उसको भी उसको सस्टेन रखने में, उसको रिसाइकल करने में उसको भी कॉस्ट ज्यादा आई होगी, तो डेफिनेटली वो आपको महंगा बेचेगा। These are the pros and cons of having sustainability. Moving on to labor intensive and capital intensive production methods. अब बेसिकली आपके ऑपरेशंस के जो मेथड्स होते हैं वो या तो लेबर इंटेंसिव होते हैं या फिर कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। अब कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या है? इन्वॉल्विंग अ हाई क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट कंपेयर्ड विद लेबर इनपुट। जब आप अपनी प्रोडक्शन में जो है वो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट लेकर आते हो, सही, और लेबर का इनपुट कम होता है। सो एडवांटेजेस क्या है? लेस एम्प्लॉयज एंड वेजेस कॉस्ट, क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। एवरी टाइम यू प्रोड्यूस द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, मशीन आपको हर दफा एक जैसा ही प्रोडक्ट बना के देती है। देन मशीन्स कैन वर्क कंटिन्यूअसली 24/7, तो आपकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। हाउएवर मसला क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? मोर डिफिकल्ट टू कस्टमाइज ऑर्डर्स। तो बेसिकली वो कंज्यूमर्स जिनको कस्टमाइजेशन की जरूरत होती है, वो लोग फिर आपसे परचेज नहीं कर सकते। फिर ब्रेक डाउन इन प्रोडक्शन, आपके प्रोडक्शन में ब्रेक डाउन आ सकते हैं, तो ब्रेक डाउन को सही करवाना काफी कॉस्टली हो सकता है, मशीन को सही करवाना कॉस्टली हो सकता है। देन इनिशियल सेटअप कॉस्ट ऑफ मशीनरी आर हाई। इनिशियली जो है वो आपको मशीनरी की कॉस्ट काफी हाई होती है। इनिशियली जो आप इक्विपमेंट वगैरह खरीदते हो वो काफी एक्सपेंसिव होता है। Moving on to labor intensive is involving a high level of labor input compared with capital equipment. सही है, तो जब आप जो है वो ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करते हो और कैपिटल इक्विपमेंट का कम इस्तेमाल करते हो प्रोडक्शन के अंदर, तो वी से दैट यू आर यूजिंग लेबर इंटेंसिव मेथड्स। अब लेबर इंटेंसिव मेथड्स के एडवांटेजेस क्या हैं? कस्टमाइजेशन हो जाती है, लेस एक्सपेंसिव होता है मशीनरी कॉस्ट से, क्योंकि लेबर जो है वो, फॉर एग्जाम्पल एक लेबर को आप 30,000 में हायर करोगे, लेकिन एक मशीनरी जो है वो 3 लाख रुपए की आएगी। सो देयर इज अ डिफरेंस। लेबर कैन यूज देयर ओन इनिशिएटिव एंड स्किल्स। लेबर अपना खुद का दिमाग, अपनी खुद की स्किल्स इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक अ प्रोडक्ट बेटर। मशीन में आप जो फीड करोगे, प्रोग्राम करोगे, वही चीज बनाएगा वो। देन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कैन वेरी ड्यू टू, हाउएवर आजकल के दौर में देखें तो एआई का काफी इस्तेमाल हो रहा है मशीन्स के अंदर, और एआई बेसिकली अपनी स्किल्स को डेवलप करती हैं। फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ लेबर इंटेंसिव, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कैन वेरी ड्यू टू एक्सपर्टीज ऑफ द वर्कर। आपकी क्वालिटी जो है वो खराब हो सकती है, क्योंकि वर्कर मैनुअली काम कर रहा है, तो हर बार जो है वो सेम काम नहीं होगा। स्किल्ड वर्कर्स टेक टाइम टू ट्रेन। स्किल्ड वर्कर्स जो है वो काफी टाइम लेंगे ट्रेन होने में, तो ट्रेनिंग की कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, और टाइम जो लग रहा है ट्रेनिंग में वो भी इंक्रीज हो जाएगा। स्किल्ड वर्कर्स विल बी पेड मोर देन द अनस्किल्ड वर्कर्स। तो अगर आप स्किल्ड वर्कर्स रखोगे अपने काम करने के लिए, तो उनको ज्यादा पे करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू अनस्किल्ड वर्कर्स। और अनस्किल्ड वर्कर्स आप रख नहीं सकते, क्योंकि आपकी फिर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट गिर जाएगा। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। अब बात करते हैं प्रोडक्शन मेथड्स की, कि व्हाट आर द प्रोडक्शन मेथड दैट अ पर्टिकुलर बिजनेस यूजेस। सबसे पहला प्रोडक्शन मेथड इज जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन इज व्हेन द बिजनेस प्रोड्यूसेस अ वन ऑफ आइटम स्पेशली डिजाइन फॉर द कस्टमर। जब आप जो है वो एक वन ऑफ आइटम बनाते हो, जैसे बेकरी में आप जो है वो केक्स बना रहे हो, ऑर्डर पे केक बना रहे हो, केक्स ऑन ऑर्डर। तो अगर हर कोई आता है, अपना फ्लेवर अलग होता है, उसका डिजाइन अलग होता है, हर कोई जो है वो डिफरेंटली केक बना रहा होता है। या जो ईद पे आप लोग देखें, अभी रिसेंटली आपने कपड़े सिलवाए होंगे, तो वो जो टेलर है, टेलर बेसिकली क्या कर रहा होता है? वो टेलर वन ऑफ आइटम बना रहा होता है ना। आपका सूट अलग होगा, किसी और का सूट अलग होगा। तो ये बेसिकली जो है वो जॉब प्रोडक्शन की एग्जांपल है, कि बेसिकली आप जब एक वन ऑफ आइटम जो है वो बना रहे होते हो, और वो एक स्पेशल कस्टमर के लिए डिजाइन हो रहा होता है। तो बेसिकली इस मेथड में कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा होती है, कि आप कस्टमाइज चीजें बना के कस्टमर को दे रहे होते हो।
तो एडवांटेजेस क्या है? इट enables स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड टेंड्स टू बी मोटिवेटिंग फॉर वर्कर्स। तो स्पेशलाइज चीजें बन रही होती है इसके अंदर। सही है, इसमें जो है वो वर्कर की स्किल बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रही होती है, तो वर्कर मोटिवेटेड होता है। देन ओनली वन प्रोडक्ट इज बीइंग मेड, सिर्फ एक प्रोडक्ट जो है वो बनाया जा रहा होता है, तो ऑफन द क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट इज हाई। देन मूविंग ऑन टू डिसएडवांटेज, इट टेंड्स टू बी एक्सपेंसिव। काफी एक्सपेंसिव होता है क्योंकि वेल ट्रेन्ड वर्कर होता है, तो वो पैसे ज्यादा लेता है, और एक वक्त में एक ही यूनिट बना रहा है, तो इट इज ऑफन एक्सपेंसिव। ऑफन टेक्स लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट, यूजुअली लेबर इंटेंसिव। द लेबर फोर्स आल्सो नीड्स टू बी हाईली स्किल्ड एंड दिस ऑलवेज इज नॉट इजी टू अचीव। हाईली स्किल्ड वर्कर्स आपको बड़े मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। बैच प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोड्यूसिंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, ईच आइटम इन द बैच passes थ्रू वन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बिफोर पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। फॉर एग्जाम्पल, एक बेकरी में एक केक ब्रेड बन रही है, तो ब्रेड एक एक करके नहीं बनाते, ब्रेड के बैचेस बनाते हैं। पहले आपने जो है वो प्रोसेस वन करा उसका, फॉर एग्जाम्पल डो आपने उसकी नीट करी, फिर उसके बाद डो नीट करने के बाद आपने जो है वो उसको प्लेस किया, मतलब शेप में लेकर आए और उसको प्लेस करा। फिर थर्ड प्रोसेस में आपने जो है वो सारी ब्रेड्स को बेक करा। फिर फोर्थ प्रोसेस में आपने जो है वो उसको पैकेज करा। और फिफ्थ प्रोसेस में आपने उसको काउंटर पे रखा। तो बेसिकली काउंटर प्रोसेस वन से प्रोसेस फाइव तक बेसिकली वो ब्रेड का पूरा एक बैच होगा। फॉर एग्जाम्पल 30 ब्रेड्स बनाइए, तो 30 ब्रेड्स का पूरा बैच है जो हर एक प्रोसेस से गुजरी होगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बैच प्रोडक्शन। या फॉर एग्जाम्पल एक शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप, तो एक शर्ट का एक डिजाइन है, तो या उस डिजाइन के डिफरेंट बैचेस बनाते हो आप साइज के। स्मॉल का बैच बनेगा जिसमें स्मॉल में आप 10 पीस बनाओगे। मीडियम का बैच बनेगा जिसमें आप 10 पीस बनाओगे। लार्ज का बैच बनेगा जिसमें आप 10 पीस बनाओगे। एक्सेल का बैच बनेगा जिसमें आप 10 पीस बनाओगे। तो अक्सर शर्ट मैन्युफैक्चरर भी जो है वो बैच प्रोडक्शन इस्तेमाल कर रहे हो। What are the advantages? It allow firms to use division of labor in their production process. तो आराम से आप जो है वो division of labor और specialization का इस्तेमाल कर सकते हो in your production process। तो अगेन यहाँ पे quality of work increases. It enables some gain of economies of scale. आप बैचेस में प्रोड्यूस कर रहे होते हो तो थोड़ी बल्क बाइंग वगैरह हो जाती है। जॉब प्रोडक्शन में तो आप यू वर ओनली प्रोड्यूसिंग वन आइटम। हाउएवर यहाँ पे जो है वो आप बल्क बाइंग वगैरह आराम से कर सकते हो, तो थोड़ी बहुत इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको अचीव होंगी। मूविंग ऑन, ईच इंडिविजुअल बैच टू बी स्पेसिफिकली मैच टू द डिमांड। आपका हर एक इंडिविजुअल बैच जो है वो स्पेसिफिकली डिमांड के हिसाब से बनाया जाएगा। डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि बैच प्रोडक्शन टेंड्स टू हैव हाई लेवल्स ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक। आपका WIP स्टॉक बहुत ज्यादा होगा, तो अगेन आपको स्टोरेज कॉस्ट काफी ज्यादा आने लगेगी। फिर वर्क में वेल बी बोरिंग डिमोटिवेटिंग फॉर द वर्कर्स। काम काफी बोरिंग और डिमोटिवेटिंग हो जाएगा वर्कर्स के लिए। एंड यूनिट कॉस्ट आर लाइकली टू रिमेन हाई। आपकी पर यूनिट कॉस्ट बहुत हाई होगी। Moving on to flow production, और flow production में what you do is producing items in a continuously moving process from when you input the process, वो continuously move होते 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 जो है वो पूरा फाइनल स्टेज पे पहुंचता है। There is no stop in between। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आपका जो है वो जॉब प्रोडक्शन में देयर वाज अ स्टॉप इन बिटवीन के, पहले वन फिर टू फिर थ्री और फिर फोर और फिर फाइव। लेकिन फ्लो प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। जैसे कोका कोला है, कोका कोला पेप्सी जो भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो जो है वो फ्लो प्रोडक्शन का इस्तेमाल कर रही होती है। दैट मीन्स कि वो बिल्कुल भी नहीं रुकती। सही है, वो जो है वो एक फ्लो में 100 कैंस, एक फ्लो में 500 कैंस जो है वो बना रही होती है। दैट इज योर फ्लो प्रोडक्शन के, जब एक कंटिन्यूअसली मूविंग प्रोसेस में जो है वो एक प्रोडक्ट आपका बन रहा होता है। तो एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस बेसिकली लेबर कॉस्ट टेंड टू बी रिलेटिवली लो। तो आपकी लेबर कॉस्ट लो होती है क्योंकि आप जो है वो ज्यादातर मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे होते हो। विद द कांस्टेंट आउटपुट रेट शुड मेक द प्लानिंग ऑफ इनपुट्स रिलेटिवली सिंपल। तो क्योंकि कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो आपको पता होता है कितना बल्क में आपको खरीदना है। उसका आउटपुट जो है वो चेंज नहीं हो रहा था, मतलब एक बार आप जब इनपुट डालोगे तो वो 1000 यूनिट्स का ही डालोगे, उससे कम नहीं डालोगे। सो इट इज इजियर फॉर यू टू प्लान दैट हाउ मच रॉ मटेरियल यू नीड। सही है। फिर उसके बाद द मिनिमाइजेशन ऑफ स्टॉक। सही है, आप जब कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस कर रहे होते हो तो द मिनिमाइजेशन ऑफ इनपुट स्टॉक्स थ्रू द यूज ऑफ JIT स्टॉक कंट्रोल। तो आप जो है वो अपने
स्टॉक्स को मिनिमाइज भी करते हो, क्योंकि आप जब कंटिन्यूसली प्रोडक्शन कर रहे होते हो तो यू कैन ऑल्सो यूज जेआईटी स्टॉक कंट्रोल। अब जेआईटी स्टॉक कंट्रोल क्या है वो हम लोग आगे फर्दर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। डिसएडवांटेजेस, हाई इनिशियल सेटअप कॉस्ट, आपको इनिशियली जो है वो मटीरियल जो कैपिटल खरीदना पड़ेगा वो कैपिटल काफी एक्सपेंसिव होता है। फिर ये काफी कैपिटल एक्सपेंसिव होता है, हाई टेक्नोलॉजी होती है और इसमें आपको पैसों की जरूरत होती है काफी। And then the work involved tends to be boring and demotivating and repetitive। वर्कर के लिए, वर्कर की स्किल को इस्तेमाल नहीं हो रही होती यहाँ पे, तो वर्कर के लिए काम काफी बोरिंग हो जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्शन, दैट इज द मास कस्टमाइजेशन प्रोडक्शन मेथड। अब मास कस्टमाइजेशन प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है कि आप सिंपली जो है वो मास लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे होते हो, लेकिन आप कस्टमाइजेशन भी दे रहे होते हो। तो बेसिकली दिस इज द मिक्सचर ऑफ फ्लो प्लस जॉब। जैसे आजकल के दौर में जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, बेसिकली वो मास लेवल पे कार्स तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट सम हाउ दे ट्राई टू गिव सम कस्टमाइजेशन टू द एम्प्लॉयज, टू द कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल सीट्स आपको चेंज करके दे देंगे, इंटीरियर का कलर चेंज करके दे देंगे, आपको सनरूफ चाहिए तो सनरूफ डाल के दे देंगे, आपको रिम्स अलग चाहिए तो रिम्स अलग डाल के दे देंगे। तो दिस इज नोन एज मास कस्टमाइजेशन, कि जब मास लेवल पे आप जो है वो कस्टमाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हो। So the use of flexible computer-aided production system to produce items to meet individual customer requirements at mass production cost levels। तो यहाँ पे ये है कि आप जो है वो फ्लो प्रोडक्शन में मास लेवल पे प्रोड्यूस तो कर रहे होते हो, एंड समटाइम्स यू आल्सो प्रोवाइड द कस्टमाइजेशन टू द कस्टमर्स। सही है, तो कस्टमाइजेशन देना मास लेवल पे इज सिंपली नोन एज मास कस्टमाइजेशन। सो एडवांटेजेस क्या है इसके? combines low unit cost with flexibility to meet customer individually requirement। तो जो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है कस्टमर्स की वो भी आप इसमें मीट कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है? एक्सपेंसिव प्रोडक्ट रीडिजाइन में भी नीडेड, आपको जो है वो एक्सपेंसिव रीडिजाइन करना पड़ेगा प्रोडक्ट को। सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इंटीरियर आप एक ऑलरेडी बना चुके हो और अब कस्टमर के हिसाब से इंटीरियर चेंज कर रहे हो आप, तो अगेन उसमें रीवर्क तो आएगा, तो आप कस्टमर से जो है वो ज्यादा पैसे भी चार्ज करोगे, तो कस्टमर शायद जो है वो नाराज हो जाए और वो ज्यादा पैसे ना दे। एक्सपेंसिव फ्लेक्सिबल कैपिटल इक्विपमेंट माइट बी नीडेड, आपको बहुत ज्यादा जो है वो एक्सपेंसिव कैपिटल इक्विपमेंट चाहिए होगा जिसमें आप कस्टमाइजेशन कर सको। नाउ मूविंग ऑन टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्शन मेथड्स। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इन प्रोडक्शन मेथड्स को अफेक्ट करता है? नंबर वन, द साइज ऑफ द मार्केट। इफ यू हैव अ स्मॉल साइज ऑफ द मार्केट, यू आर डेफिनेटली गोइंग फॉर जॉब और बैच प्रोडक्शन। However, if you have a larger market, so you will go for फ्लो प्रोडक्शन, फ्लो का इस्तेमाल करोगे आप। फिर द अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल, अगर आपके पास जो है वो कैपिटल ज्यादा अवेलेबल है, अगर आपके पास पैसा ज्यादा अवेलेबल है तो यू विल यूज फ्लो प्रोडक्शन। अगर कैपिटल नहीं है, अगर कैपिटल इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है तो आप क्या इस्तेमाल करोगे? जॉब प्रोडक्शन या बैच प्रोडक्शन। नाउ ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर रिसोर्सेज, कि दूसरे रिसोर्सेज कितना अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर दूसरे रिसोर्सेज अवेलेबल ज्यादा हैं, तो ये जैसे आपका लैंड, लेबर लेबर जो है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो आप जो है वो जॉब प्रोडक्शन की तरफ जाओगे। इफ यू हैव अ स्किल्ड लेबर देन यू आर गोइंग टू यूज अ जॉब प्रोडक्शन मेथड। इफ यू डोंट हैव स्किल्ड लेबर, रादर आपके पास अच्छी मशीनरी, अच्छी टेक्नोलॉजी, आप जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी है, तो यू आर गोइंग टू गो फॉर फ्लो और फ्लो और मास कस्टमाइजेशन। फिर मार्केट डिमांड, आप मार्केट डिमांड देखेंगे, अगर आपकी मार्केट डिमांड जो है वो बहुत हाई है और बहुत ज्यादा कस्टमर आपका जो है वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, सो यू आर गोइंग टू यूज फ्लो प्रोडक्शन। वेयर एज बहुत कम लोग खरीद रहे हैं और बहुत कस्टमाइज और स्पेशल मार्केट है, तो फिर वहां पे आप जॉब प्रोडक्शन या बैच प्रोडक्शन इस्तेमाल करेंगे। एक्सक्यूज मी। So problems of changing production methods। अब now what are your problems of changing production methods? मतलब आप जॉब टू बैच जाते हो या जॉब और बैच टू फ्लो जाते हो, so what are the problems that the business will face? Number one, cost of equipment needed। अब बैच में आपको थोड़ा बहुत इक्विपमेंट की जरूरत होती है, और जॉब से आप जब बैच पे जा रहे हो देन अगेन कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट आएगा। एडिशनल वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे आप इन्वेंट्री होल्ड करते हो, आपको वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ती है, सो आपको जो है वो स्टॉक्स अपने पास स्टोर करने पड़ते हैं।
फिर स्टाफ डिमोटिवेटेड हो जाता है। सही है, एक प्रॉब्लम ये भी है क्योंकि स्टाफ की स्किल्स अब कम इस्तेमाल होती हैं। जॉब प्रोडक्शन में स्टाफ की स्किल्स ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। और जॉब और बैच टू फ्लो में जाओगे तो अगेन कैपिटल इक्विपमेंट, स्टाफ को ट्रेन करवाना पड़ेगा टू यूज द मशीनरी, एंड एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेट्स फॉर फ्यूचर डिमांड विल बी यूज। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि आपको जो है वो एक्यूरेट फ्यूचर डिमांड को जो है वो काफी फोकस करना पड़ेगा, तो वो काफी एक्सपेंसिव होता है। सेल्स फोरकास्टिंग वगैरह आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। सो दिस इज योर चैप्टर दैट इज नेचर ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस रिलेटिवली आसान है, और आसान है याद करने में क्योंकि इसमें चीजें काफी आसान है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 5 मिनट का जरा मुझे ब्रेक दें, काम कर कर आ रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूँ।